पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन, जिसमें ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन होगा और सीजीएल 2024 के लिए आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे। क्या है, हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं भी 3 बार एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। जब मैं भी तैयारी करता था तो मैं भी इसी तरीके से तैयारी करता था, जिससे कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता चलते थे और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता था कि आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो मैं भी आपको उसी तर्ज पर एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें अभी सबसे पहले पॉलिटी हमने स्टार्ट किया है। इसमें डिटेल डिस्कशन होगा ऑप्शंस के, और ये मैं गारंटी देता हूँ आपको यूट्यूब पर ऐसा पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, जिससे आपको एसएससी सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसका पार्ट 1 है। धीरे धीरे हम इसके आगे के पार्ट लेके आएंगे। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, कम से कम 20,000 व्यूज इस पर आने चाहिए और 10,000 लाइक्स। और आपको बता दूं, हमारी एसएससी सीजीएल 2024 के लिए एक बुकैब की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पीवाईक्यू गाइड पर। इसमें हमने 7 वीडियो लेके आए हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 7। इसमें भी डिटेल्ड डिस्कशन की है सारे ऑप्शंस के साथ, जिससे कि आपको एसएससी सीजीएल 2024 में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें 10,000 व्यूज एक वीडियो पर आएंगे तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अब हम बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं अपना एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। हम 23 के मेंस के पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। हु वाज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये एसएससी सीजीएल 2023 टायर 2 में पूछा गया है। 26 अक्टूबर को हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है डॉक्टर जाकिर हुसैन? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन जी, उसके बाद वीवी गिरी जी, उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक जी, उसके बाद बसप्पा दानप्पा जट्टी जी, उसके बाद मोहम्मद हियाजतुल्ला जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रामास्वामी वेंकटरमन जी, उसके बाद संकल दयाल शर्मा जी, उसके बाद के आर नारायण जी, उसके बाद कृष्णकांत जी, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत जी, और नेक्स्ट मोहम्मद हामिद अंसारी जी, उसके बाद वेंकैया नायडू जी, उसके बाद जगदीप धनखड़ जी। तो इस तरीके से आपसे सेकंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पूछे गए हैं, तो जाकिर हुसैन जी इसका करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब आपको पता है बीवी गिरी कौन से नंबर के हैं? तो बीवी गिरी जो है हमने पढ़े तीसरे नंबर के हैं, थर्ड नंबर के हैं। उसके बाद एस राधाकृष्णन फर्स्ट नंबर के हैं। कृष्णकांत जी जो है वो 10वें नंबर के हैं। हो सकता है इसी में से पूछ ले कि पहले कौन से हैं, तीसरे कौन से हैं, 10वें कौन से हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें लर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको इनसे कनेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ, जो पहले पिछले सालों में पूछे भी गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए हम अपने आगे स्टेप पर बढ़ते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट इंडिया इन द यूनेस्को वंस इन द लाइफ टाइम? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, वो टीचर्स डे उनकी याद में मनाया जाता है 5 सितंबर को एवरी ईयर। और जो हमारे राधाकृष्णन जी हैं, उन्होंने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनेस्को में 1948 में। क्वेश्चन पूछा है हु बाय द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का प्रेसिडेंट ही उसका चेयरमैन, वो राज्यसभा का फर्स्ट चेयरमैन ही कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वर द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्ड एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सर्व टाइम? आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एज ऑफ दिसंबर 2022 हु वाज द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल एंड यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एंड द यंगेस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? इसका आंसर है मोहम्मद हियाजतुल्ला। मोहम्मद हियाजतुल्ला जी जो हैं यंगेस्ट एडवोकेट जनरल थे, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे एंड यंगेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, अभी आपको दिखाऊंगा। आप इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सम टाइम? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो अंत तक बने रहें। डॉक्टर जाकिर हुसैन द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
वॉज अवार्डेड इन 1963, कौन सा अवार्ड उन्हें मिला था डॉक्टर जाकिर हुसैन को। क्लियर। अगला, ये सेम क्वेश्चन आपसे जैसे वाइस प्रेसिडेंट के लिए पूछा गया है, वैसे ही सेम क्वेश्चन आपसे प्रेसिडेंट के लिए पूछा जा सकता है। कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा कि ये थर्ड क्यों लिख दिया अभी क्वेश्चन में, तो हमने दूसरा किया था। भाई ये दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे, बट थर्ड प्रेसिडेंट हैं। कौन थर्ड प्रेसिडेंट हैं? देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सेकंड प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। जाकिर हुसैन जी हैं, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो थर्ड प्रेसिडेंट हैं और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं। वी गिरी जी, फ़खरुद्दीन अली अहमद जी, नीलम संजीवा रेड्डी जी, ज्ञानी जेल सिंह, ये इंपॉर्टेंट हैं। आर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, के आर नारायण जी, APJ अब्दुल कलाम जी, मेरा उनको सत सत नमन। प्रतिभा पाटिल जी, रामनाथ कोविंद जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये भी हाल फिलहाल अभी करेंटली इनकम्बेंट है। द स्पीकर ऑफ सिक्स लोकसभा हु लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सली वाज। इस क्वेश्चन का आंसर मैं लास्ट में दूंगा, आप तब तक सोचिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको। लीलम संजीवा रेड्डी सर्व्ड एज अ 1956 से 1959 तक किस पोस्ट पर रहीं? तो नीलम संजीवा रेड्डी चीफ मिनिस्टर थी। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि नीलम संजीवा रेड्डी चीफ मिनिस्टर थी तो किस स्टेट की थी। क्लियर। ये भी CPO दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में 15/3/19 को हुआ, 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि नीलम संजीवा रेड्डी 1956 से लेके 1959 तक किस स्टेट की CM रही थी। तो इसका आंसर तो चीफ मिनिस्टर है, बट आपको अब ये कमेंट करके बताना है कि ये किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर रहीं। एक क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो स्पीकर ऑफ सिक्स लोकसभा हैं हु लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सली कौन थी। अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। ये भी CGL टायर 2 पेपर 1 में आया 9 AM से 12 AM तक, 26/10/2023। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो वोकैब की सीरीज़ है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वोकैब की सीरीज़ में आपको डे 1 से लेकर डे 7 तक पूरी SSC CGL 2023 से स्टार्ट किया गया, पिछले 5 वर्षों के कवर होंगे। इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू तभी करूँगा जब रेस्पॉन्स अच्छा आएगा, कम से कम 20,000 व्यूज आने चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। आइए अब हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड आर्टिकल से है, आर्टिकल 329, 324, 327। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। पार्ट कौन सा है ये? पार्ट 15। पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिए गए हैं। 324 है, सुपर इंटेंडेंस एंड डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, कि इलेक्शन कमीशन सुपर मतलब उसकी सुपीरियरिटी है, उसके पास डायरेक्शन कंट्रोल इलेक्शन के लिए उसके पास है। 325 है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और claim to be included in a special electoral on ground of religion, race, caste और sex। रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इसके बेसिस पे किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल एलिजिबल ऐसे नहीं किया जाएगा, कोई स्पेशल किसी ग्राउंड पर कुछ नहीं रखा जाएगा इलेक्टोरल रोल्स में। 326 इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का आर्टिकल 326 है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के पावर है कि वो प्रोविजंस बना सकती है, तो आर्टिकल 327 में दिया गया है। पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर, अगर स्टेट के पास भी यही पावर है कि जो इलेक्शन कमीशन वो प्रोविज़न बनाने हैं इलेक्शन से रिलेटेड किसके, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो उसके पास प्रोविज़न स्टेट के पास है, इसमें पार्लियामेंट के पास है। अगला आर्टिकल 329, बार टू द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर, इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट के पास जाने की वो नहीं है, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स। आर्टिकल 329A वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल प्रोविजन एज टू द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर स्पीकर के
इलेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको बता देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 329 ए किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है, ये आपको बताना है। आइए अब हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्ट एंड इलेक्शन कमीशन। ये डायरेक्ट्स, ये जो है ये कॉपी है, ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज ही उन्होंने डायरेक्ट उठाई है, तो इसका आंसर आर्टिकल 324 है। जब आपको पता चल गया फर्स्ट का आंसर भी है, आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद दूसरा है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर। तो उसका आंसर कितना है? 327, पावर ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद पूछा है बार टू द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स, तो क्या है? 329। आपको बताना है 329 आर्टिकल किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। इलेक्शन कमीशन पे सीजीएल टायर 1 में भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड टू द एस्टेब्लिशमेंट। आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 324 जो अभी हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री एंड 324 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। अब देखिए 2021 में आया है, और सेम हम अगर 2021 में डिटेल्ड एनालिसिस करके गए तो हमसे क्या पूछा गया है? 324, सेम 324 आपको पता है तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैकबोन है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हमारा चैनल इसके लिए प्रतिबद्ध है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगा इन ईच एंड एवरी फील्ड। धीरे धीरे हम एक्सपेंड करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि 356, 352 और 101 ये आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं कि ये किससे रिलेटेड आर्टिकल हैं। यही डिटेल्ड एनालिसिस होती है। नहीं आएगा तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा आर्टिकल 101 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है, और आर्टिकल 356। अगली बार आप इमरजेंसी पढ़ के आना कि जो इमरजेंसी होती हैं वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में है विच कमेटी है सजेस्टेड ए पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज के नॉन परफॉर्मेंस के लिए किस कमेटी ने सजेस्ट किया कि पेनल्टी और पनिशमेंट दो। फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए हैं। डीपीएसपी किसके लिए हैं? स्टेट के लिए हैं। ठीक है, ये भी सीजीएल टायर 2 में पूछा गया, 26 अक्टूबर को हुआ था। क्लियर है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें कि इसका आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 11 फंडामेंटल ड्यूटी सेलेक्ट की थी, इसमें से 10 ही एक्सबो स्वर्ण सिंह कमेटी की मदद से 10 फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं ऐड हुई थी। किस अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई हैं ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बाकी आप कमेंट करके बताइए। और एक जो है लास्ट में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चों के 6 से 14 साल के बच्चों के लिए वो है। और आपको बता देता हूँ बर्मा कमेटी किससे रिलेटेड है, तो बर्मा कमेटी भी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, जो कि 1999 में आई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आईबी में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1999 ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। तो बर्मा कमेटी इसका आंसर होगा यहाँ कि 1999 में फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो कमेटी थी वो कौन सी थी? वो बर्मा कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में आई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल 51 है जो पार्ट 4A में है। आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो आर्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड की गई हैं। एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो कि मैंने बताई कि स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 जो फंडामेंटल राइट के नॉन परफॉर्मेंस के लिए पेनल्टी और पनिशमेंट की बात करती है, वो स्वर्ण सिंह कमेटी ने की तरफ से मतलब के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे भारतीय संविधान में जुड़ी। उसके बाद एक फंडामेंटल ड्यूटी बाद में ऐड की गई जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है,
वो हमें बताना है आपको कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई है, ये बताना है आपको। इसका क्या है, 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी में क्या दिया गया है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन between 6 to 14 years of age and duty as a parents to ensure that such opportunities are being provided to the children। मैंने बताया ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके लिए हैं, सिटीजन्स के लिए। तो सिटीजन मतलब 6 से 14 साल के बच्चे के पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें एजुकेशन की। क्लियर। तो इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया 2022 में कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एड्रेस टू हुम, एड्रेस टू सिटीजन्स, सिटीजन्स के लिए हैं, सिटीजन्स के लिए बनाई गई हैं। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, तो ये वेल नोन है, इंदिरा गांधी जी। ये जीडी के पेपर में पूछा गया है जो 8 फरवरी 2023 को हुआ। Fundamental duties are fill in the blanks, not enforceable by law but are taken to the account by the court while adjudicating any matter। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के द्वारा कि कोई अपनी जो है फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, उनको परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको कोर्ट के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, इन्फोर्सेबल बाई लॉ नहीं है कि किसी लॉ के थ्रू हम उसको बोला जाएगा कि आप इनको लागू किया जाएगा। लॉ के बजाय मतलब असेंबली में लॉ बनेगा, पार्लियामेंट में, उसके बाद ये लोग इनको इन्फोर्सेबल हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज बट स्टैट्यूटरी हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लॉ में लिखी गई हैं, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में लिखी गई हैं, मतलब वो स्टैट्यूटरी हैं बट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हैं। ये भी CGL 2023 टायर 1 में पूछा गया है। देखिए टायर 1 में ये पूछा है और टायर 2 में हमसे यही सेम क्वेश्चन धुआं फिरा के फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड पूछ लिया कि स्वर्ण सिंह कमेटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। क्लियर है। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं स्टैट्यूटरी हैं और नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ हैं बट आर टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट वाइल एजुकेटिंग एनी मैटर। अब आपसे मैं बोलूँगा कि एजुकेटिंग जो एक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताइए। ये आपके SSC के एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया वो मैं आपको दोबारा पूछ लेता हूँ कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं उन्होंने एज अ एम्बेसडर काम किया है किस कंट्री के लिए, किस कंट्री के वो एम्बेसडर थे, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। इसमें कमेंट करके बताइए, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एज ऑफ दिसंबर 2022 हु बाय द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड यंगेस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर था मोहम्मद हियातुल्लाह। मोहम्मद हियातुल्लाह। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, देखो IB के एग्ज़ाम में पूछा गया है जो कि 23 मार्च 2023 को हुआ है। IB के एग्ज़ाम पूछा है कि मोहम्मद हियातुल्लाह जो हैं वो यंगेस्ट एडवोकेट जनरल थे, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे और यंगेस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। इसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन से मैंने आपसे पूछा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हैं बट थर्ड प्रेसिडेंट हैं। तो थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 1963 में भारत रत्न मिला था। ये कहाँ पूछा गया है, ये दिल्ली पुलिस में 2018 में पूछा गया है जो 15 मार्च 2019 को हुआ। एक क्वेश्चन मैंने आपसे ये भी पूछा कि नीलम संजीवा रेड्डी सर्व्ड एज अ विच पोस्ट फ्रॉम 1956 टू 1959। तो इसका करेक्ट आंसर था CM। अब आपको बता दूं ये CM थी आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। क्लियर। अगला आपको बता देते हैं आर्टिकल 329A जो मैंने पूछा था, जिसमें बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर नॉट लेफ्ट विदाउट रिप्रेजेंटेशन इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग देयर इलेक्शन। तो आर्टिकल 329A जो है वो 44th अमेंडमेंट 1978 से लिया गया है। अब मैं आपको बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर बताता हूँ, अगर कोई छूट गया है तो बाकी आप कमेंट करके बताइए मुझे। आइए रिवाइज करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी 5 सितंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। किसके लिए? टीचर्स डे मनाया जाता है। एम्बेसडर कौन सी कंट्री के थे?
तो ये थे सोवियत यूनियन। क्या है? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के एम्बेसडर थे। 1948 में उन्होंने यूनेस्को में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट काउंसिल ऑफ स्टेट फर्स्ट चेयरमैन थे। और विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस सर्व्ड एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द सम टाइम, तो मोहम्मद हियातुल्ला थे। मोहम्मद हियातुल्ला जी पे एक और क्वेश्चन, ये जो अभी आईबी में पूछा गया, हु बाय द यंगेस्ट एडवोकेट जनरल एंड यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड यंगेस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसका आंसर भारत रत्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को मिला। और इसके बाद द स्पीकर ऑफ 6 लोकसभा हु लेटर इलेक्टेड ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी यूनिवर्सली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हुई थी, पहले ये स्पीकर ऑफ लोकसभा थी। नीलम संजीवा रेड्डी चीफ मिनिस्टर थी, कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये बताई गया है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं कि आर्टिकल 101 में क्या है, आर्टिकल 152 352 में क्या है और 356 में क्या है। क्लियर? फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपसे ये पूछा गया था कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो कि बच्चों के भविष्य के लिए है कि उनको अपॉर्चुनिटी दें शिक्षा की 6 से 14 साल के लिए, तो ये पूछा गया कि किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई है। फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स को एड्रेस करने के लिए है, इंदिरा गांधी के समय में आई थी। फंडामेंटल ड्यूटी स्टेटरी हैं क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A में लिखी गई हैं। आर्टिकल 51A किस एक्ट से आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो आर्टिकल 329A है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, तो मैंने बताया आपको ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये मैंने आपसे पूछा तो मोहम्मद हियातुल्ला यंगेस्ट एडवोकेट जनरल हैं, यंगेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, यंगेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज, यंगेस्ट जज हैं। ये आपको बता दूं, ये दिसंबर 2022 में पूछा गया है। दिसंबर 2022 तक की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा है, आईबी में पूछा गया है। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत रत्न से। चीफ मिनिस्टर थी नीलम संजीवा रेड्डी, आंध्र प्रदेश। ये भी सीपीओ में पूछे गए हैं क्वेश्चन। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू 329A आर्टिकल ऐड किया गया है। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी कि ओले बोर्ड का जो टेस्ट है उसका लाइव टेस्ट जो एवरी सैटरडे एंड संडे होता है उसका सॉल्यूशन कल ही हमारी यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। जैसे ही टेस्ट चालू होगा उसके 1 से 2 घंटे के अंदर आपका टेस्ट आ जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये मैंने सुबह 4 बजे रिकॉर्ड किया, ये 12 बजे आपको आ जाएगी। इस पीपीटी को बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए आपके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इस पर कम से कम 20,000 व्यूज आने चाहिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के लिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन लेके आऊँ विद ऑप्शन, जिससे कि आपके एसएससी सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता चलेंगे कि क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? ऑल बोर्ड के टेस्ट सैटरडे को यानी कल 1 से 2 घंटे बाद आपके पास आ जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही उसमें 500 बच्चे हो जाएंगे उसमें डेली क्विज होगा और डेली क्विज होने के बाद उसका डिटेल डिस्कशन हमारी यूट्यूब चैनल पर आया करेगा कि उसमें, और उसमें डिटेल डेली क्विज में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमारा फोकस रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया मतलब आपका सिलेक्शन पक्का। आप स्ट्रांग होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। और कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।